कंसर्न के साथ कहा, क्यों है तुम्हें मर्दों के टच से प्रॉब्लम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। विधि घबरा जाती है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये बात तो मैंने विधि की बात को पूरा करते हुए विधान कहता है, हाँ तुमने ये बात सिर्फ विक्रांत यानी अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को बताई है, लेकिन ये बात मुझे कैसे पता नहीं होगी विधि? मैं तो तुमसे प्यार जो करता हूं। सुषमा जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी बड़बड़ाती है, पता नहीं ये गधा विधि को क्या पट्टी पढ़ा रहा है, अभी बताती हूं इसको। विधि सुषमा को आते देख अपने आप को विधान से अलग कर लेती है, लेकिन ये क्या? विधि हटती है तो बदले में उसकी मोटी माँ सुषमा बिल्कुल वैसे ही डिसबैलेंस होकर सीधे विधान की गोद में एक चीख के साथ गिरती है। विधि को हंसी आ जाती है, लेकिन सुषमा इरिटेट होकर कहती है, अरे छोड़ दे मुझे, गधे के बच्चे। अपने बाप को दी हुई गधे की उपाधि सुन विधान भी सुषमा को छोड़ देता है और सुषमा धड़ाम से मार्बल के फ्लोर पर गिरती है और चिल्लाती है, ओए मेरा कूला, हाय मर गई मैं तो। गालियां देती हुई सुषमा को वहीं सोफे पर लिटाया जाता है और उसके कूल्हे पर ड्रेस के नीचे एक हीटिंग बेल्ट उसे सेकने के लिए बांधी जाती है। तभी शाम का पहला गेस्ट आता है, हवा में सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ, बॉस की तरह चलता हुआ। ये डैनी था, दिनेश बंसल, शहर के जाने माने रईसों में से एक और विधि का एक्स बॉयफ्रेंड और क्लासमेट, जिसका सुषमा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अपने महंगे सनग्लासेस उतारते हुए वो पूरे रूम पर नजर दौड़ाता है। पीछे एक कोने में उसे विधि दिखती है और उसको देख डैनी के मुंह से निकल जाता है, सेक्सी बेब। विधि ने एक ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी और एक बैकलेस लेस ब्लाउज, गले में एक ब्लैक मंगलसूत्र, बाकी और कुछ नहीं। उसकी स्किन ब्लैक साड़ी में ऐसे चमक रही थी कि डैनी की नीयत डोल जाती है। डैनी माय लव। ये आवाज सुनते ही डैनी नजर घुमा के देखता है। उसे सोफे पर बैठी सुषमा दिखाई देती है। हाथ के इशारे से सुषमा उसे अपने पास बुला रही थी। डैनी सुषमा की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर जब सुषमा खड़ी होती है उसका कूल्हा देख उसके होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली सुषमा की बेल्ट की वजह से वो अजीब दिख रही थी। डैनी जाकर सुषमा के गाल पर किस करता है। हेलो आंटी, लुकिंग लवली। अपनी तारीफ सुन सुषमा शर्मा जाती है और कहती है, अरे कहाँ, जब मैंने मिस भोपाल जीता था तब तुम्हें मुझे देखना चाहिए था। डैनी को सुषमा की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे तो विधि की बॉडी में इंटरेस्ट था। बात बदलते हुए डैनी कहता है, लेकिन आंटी मुझे आपसे शिकायत है। अरे आपने अपनी मिस यूनिवर्स जैसी बेटी की शादी उस बेरे से क्यों कर दी? सुषमा झेप जाती है। क्या कहती? किस्मत बदलने निकली थी, लेकिन फिर कहती है, विधि के सारे क्लासमेट्स उसे पसंद करते थे, लेकिन बेटा मैंने तो तुमको ही उसके लिए पसंद किया था। गॉड नोज विधि क्या सोचती है, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है, उसका डिवोर्स करा के मैं तुमसे ही उसकी शादी करवाऊंगी। विधि और विधान को आते देख सुषमा फुसफुसा कर कहती है, बेटा उसको मत पता लगने देना कि तुम्हारा और मेरा कोई प्लान बन रहा है कि उसकी कंपनी के शेयर तुम खरीद रहे हो चुपके से, और उसकी कंपनी इसी वजह से डूब रही है। डैनी मुस्कुरा कर कहता है, डोंट वरी आंटी। हाय डैनी। विधि डैनी से हैंडशेक करते हुए कहती है। डैनी विधि को हवस की नजरों से सिर्फ देखे जा रहा था और विधान डैनी को। तभी डैनी की नजर घूरते हुए विधान पर पड़ती है और वो इंसल्ट करते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशंस विधि ऑन योर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। वैसे एक गधे के साथ शादी करके कैसा लग रहा है? विधि डैनी को चुप करने के लिए आंख दिखाती है, लेकिन डैनी हंस के कहता है, अरे यार ये गधा बहरा भी तो है, व्हाई डू यू वरी? इसको क्या पता लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं? विधान हंसकर डैनी की तरफ देखते हुए बोलता है, डैनी वैसे मैं लिप रीडिंग कर लेता हूं, अब क्या करें, मेरी बीवी को गधा पसंद है, सांड नहीं। क्यों बेबी? डैनी एक बॉडी बिल्डर की तरह दिखता था, इसलिए विधान उसे सांड बुलाता है।
सुषमा भाप जाती है कि कुछ पंगा हो सकता है। वो झटपट कहती है, विधि बेटा, डैनी बहुत कंसर्न है तुम्हारे लिए। कह रहा था कि तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। रियली? विधि सरप्राइज होकर कहती है, डैनी, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। टॉन्ट करते हुए डैनी कहता है, मैडम, कॉलेज में भी आपने मेरी कदर नहीं की और आज भी, वरना इस गधे की जगह बगल में मैं होता। विधान से अब रहा नहीं जाता और वो जैसे ही बोलने वाला होता है, सुषमा इंटरफेयर करते हुए कहती है, दामाद जी, यहाँ एक बिजनेस डील हो रही है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप डैनी के लिए तब तक एक ड्रिंक ले आएंगे प्लीज? विधान को बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन विधान हाँ में सिर हिलाकर वहां से निकल जाता है। फिर ड्रिंक लेकर वो डैनी के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन विधान के हाथ से ड्रिंक लेना तो क्या, डैनी उसकी तरफ देखता भी नहीं। देखो विधि, तुमको भी पता है मैं तुम्हारी कंपनी वर्मा फार्मास्यूटिकल में 8 करोड़ चुटकी बजा के इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन यार मेरी एक शर्त है, ये इन्वेस्टमेंट मैं तुमसे शादी करने के बाद करूंगा। विधि शॉक्ड हो गई। शादी? विधान ड्रिंक लिए साइड में खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। तभी सुषमा बोलती है, अरे विधि, सोच क्या रही हो? हाँ बोलो, वैसे भी तुम डैनी को बरसों से जानती हो। अरे इस गधे को डिवोर्स देने में तुम्हारा अब क्या नुकसान होगा? 1 साल में जो था वो तो डूब गया। लेकिन विधि सोच रही थी कि वो कहां फंस रही है। एक तरफ 8 करोड़, दूसरी तरफ डैनी के साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता। कैसे निभाऊंगी एक नॉर्मल मैरिड लाइफ में? सच कहता है विधान, मुझे प्रॉब्लम है सेक्स से, और डैनी की आंखों में मेरे लिए सिर्फ हवस है। तभी डैनी एक बहुत ही गंदी हरकत करता है। विधान जिस ड्रिंक को पकड़े हुए खड़ा था, उसको डैनी विधि के ऊपर गिरा देता है। ओ सॉरी। विधि भी चौंक जाती है। फौरन डैनी अपना रुमाल निकालता है और विधि पर गिरी हुई ड्रिंक को पोंछने के लिए विधि के ब्लाउज की तरफ बढ़ता है। विधि उसके हाथ से रुमाल छीन लेती है और खुद को पोंछने लगती है। विधि का ब्लाउज भीग चुका था और उसकी ब्रा अंदर से चमक रही थी और डैनी उसको घूर घूर कर देख रहा था। डैनी की इस हरकत से विधि को अब गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, डैनी, फालतू की बातें मत करो। अगर तुम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो तो मैं बदले में तुम्हें कंपनी के 30% शेयर्स दे रही हूं, लेकिन ये शादी वादी नहीं करूंगी। हंसते हुए डैनी सोफे पर बैठ जाता है। देखो यार, शादी करो और 8 करोड़ ले लो, ये मेरी शर्त है। विधि अब हंस चुकी थी। शादी कर नहीं सकती थी क्योंकि उसको इंटीमेसी प्रॉब्लम थी। पैसे उसको चाहिए ही थे। क्या करे, इसी उधेड़बुन में थी। डैनी ने सिगरेट से लंबा ड्रैग खींचा और धीरे से रिंग बनाते हुए बाहर स्मोक निकाला। इट्स अ गुड डील। क्या सोच रही हो? विधान से विधि की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वो जानता था कि विधि किसी से शादी नहीं कर सकती, खासकर डैनी जैसे हैवान से। तभी बोल उठा, विधि, आज तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जो इंपॉर्टेंट है वही करो। बिना सोचे विधि कहती है, मेरा बिजनेस। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। हाँ, मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरी कंपनी, मेरा करियर। ना मेरा ये घर, ना मेरी शादी, ना मेरे दोस्त, ना मेरी मां, कोई नहीं। मौके का फायदा उठाकर डैनी अपनी जेब से पैसों की एक गड्डी निकालता है और विधान के मुंह पर दे मारता है। समझे? तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। विधि को मेरी जरूरत है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। ये पैसे लो और हमारी लाइफ से निकल जाओ और कभी भी मुड़कर मत देखना। डैनी ने सोचा कि विधान पैसे उठाएगा और निकल जाएगा, लेकिन विधान वहीं खड़ा विधि को प्यार भरी नजरों से देखते जा रहा था। विधि सोच रही थी, वो जानती थी डैनी किसी भी कीमत पर उसको हासिल करना चाहता है। डैनी, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें उसके बदले सिर्फ मेरी कंपनी के 30% शेयर्स दे सकती हूं। हाँ, अगर चाहो तो 40% शेयर दे दूंगी, लेकिन शादी, मैं शादी नहीं कर सकती। डैनी गुस्से में बोलता है, अरे यार, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इसको छोड़ क्यों नहीं सकती।
क्या किया इसने तुम्हारे लिए? घर के काम? अरे उसके लिए तो नौकर होते हैं। इसको छोड़ो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको खुश रखूंगा। ये कहते हुए डैनी एक्साइटेड हो जाता है और विधि को कंधे से पकड़ लेता है और उसकी भीगी हुई ब्रा को घूरने लगता है। डैनी को अपने इतने नजदीक आकर देख, उसकी छाती को घूरते देख विधि को कुछ होने लगता है। विधि कांपने लगती है, उसके माथे पर पसीना आने लगता है। विधि को ऐसी हालत में देख डैनी कहता है, विधि, अरे मैंने सिर्फ तुम्हारे कंधे पर हाथ ही तो रखा है। सुषमा आंटी, व्हाट इज दिस? व्हाई इज शी रिएक्टिंग लाइक दिस? वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आता कि विधि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, लेकिन विधान जानता था ये विधि का गुस्सा नहीं, उसका सीक्रेट प्रॉब्लम है। विधान से अब और सब्र नहीं होता। वो चिल्लाकर कहता है, मेरी बीवी से 2 कदम पीछे हटो। डैनी सरप्राइज हो जाता है और विधान को घूर कर देखने लगता है, लेकिन फिर विधान डैनी के सीने पर एक हाथ रखकर उसको जबरन पीछे करता है। फिर वहां पड़े 1 लाख रुपए उठाकर वापस डैनी के मुंह पर मारता है और कहता है, इसी वक्त यहां से निकल जाओ। मैं जैसा भी हूं, लेकिन इस वक्त ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है। जस्ट गेट आउट। अपनी इंसल्ट अब डैनी से और बर्दाश्त नहीं होती और वो निकल जाता है। डैनी बेटा रुको, कहकर सुषमा तुरंत डैनी के पीछे जाती है, लेकिन उसके कूल्हे में इतना दर्द होता है कि वो वापस वहीं जमीन पर एक बार फिर गिर जाती है। विधि सोफे पर बैठी अभी भी कांप रही थी। तभी सुषमा लंगड़ाती हुई विधि के पास आती है और कहती है, विधि, ये क्या कर दिया तुमने? अरे अपनी गुस्से पे काबू नहीं रख सकती थी? अरे उसने सिर्फ कंधे पर ही तो हाथ रखा था। डैनी से एक ऐसी उम्मीद बंधी थी कि तेरी कंपनी शायद बच जाएगी, लेकिन इस गधे ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी विधि चिल्ला उठती है, अच्छा हुआ चला गया। विधि विधान की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम भी अपना सामान लो और घर से निकलो, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। विधान विधि की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझे छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन आज मुझे तुम पर इस बात पर बड़ा गर्व है कि मेरी बीवी अपना करियर चाहती है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक आखिरी मौका दे दो मुझे, एक आखिरी मौका। सिर्फ 3 दिन में मैं 3 दिन में 8 करोड़ तुम्हें लाकर दूंगा। विधि हैरानी से विधान की तरफ देखती है और उस पर बरस पड़ती है। पागल समझा है तुमने मुझे, जो मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी? हाँ, घर पर झाड़ू पोछा करने के अलावा मैंने तुम्हें आज तक कुछ करते नहीं देखा। बेबी खाना खा लिया? तुम्हारी तबीयत ठीक है? ऐसा हस्बैंड किसको चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। ये कहकर विधि अपना मंगलसूत्र उतार देती है और फेंकने लगती है। विधान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं मेहनत नहीं करता, क्योंकि मेरी जिंदगी ने मुझे मेरी मेहनत के बदले में कुछ नहीं दिया। जब तक मेरे डैड जिंदा थे मैं भी नॉर्मल था विधि, लेकिन उनके मरने के बाद सबने मुझे सिर्फ दुत्कारा ही है। किसी ने नौकरी नहीं दी, कहा मैं बहरा हूं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मेडिकल में मैं फेल हो गया। क्या करता अगर बेशर्म ना बनता? अगर मैं बेशर्म ना होता ना तो कब का सुसाइड कर चुका होता। विधि, मैं कोई गधा नहीं हूं, सब समझ में आता है मुझे। प्यार में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। नहीं ना? तुम्हें समझने में नहीं ना? ये सुनकर विधि इमोशनल हो जाती है, लेकिन कहती है, लेकिन तुम निकम्मे क्यों बन गए? सिर झुकाकर विधान कहता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मैं कसम खाता हूं, मेहनत करूंगा और तुम्हें 8 करोड़ लाकर दूंगा। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। क्या विधान 3 दिन में 8 करोड़ ला पाएगा? सिर्फ 3 दिन दीजिए, मैं कंपनी के फंड्स के लिए 8 करोड़ ले आऊंगा। ये कहकर विधान अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सुषमा उसका हाथ पकड़ लेती है। कहां? कोई सामान नहीं ले सकते इस घर से, जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही जाओ। विधान सुषमा से अपना हाथ छुड़ा लेता है और अपने कमरे में एंटर करता है। वहां अपने कबर्ड से एक फोटो निकालता है
और वापस विधि के पास आता है। विधि, मैं जा रहा हूं। सासू मां ये नहीं समझेगी कि हम दोनों के बीच क्या है, लेकिन तुम जानती हो। विधान इस वक्त विधि की आंखों में देख रहा था। पीछे से सुषमा बोली, अरे ओ, इमोशनल ब्लैकमेल छोड़ो और जाके 8 करोड़ रुपए लेके आओ। मैं भी देखती हूँ इतना निकम्मा आदमी 3 दिन में क्या कर सकता है, गधा दामाद। ये कहते हुए सुषमा को बड़ा मजा आने लगता है और वो एक कमीनी सास की तरह बार बार दोहराने लगती है, गधा दामाद, गधा दामाद। विधान को अब बुरा लग रहा था। वो विधि के पास से उठा और बिना रुके वर्मा मेंशन से बाहर निकल गया। विधान को जाता देख सुषमा ने राहत की सांस ली और अब विधि की तरफ मुड़ी। हाँ, तो अब तुम बताओ क्या है तुम दोनों के बीच, मैं भी तो जरा सुनूं। विधि भड़क उठती है, तुम तो कुछ बोलना ही नहीं, इस सब में तुमने ही मुझे फंसाया है। बैड लक गुड लक में बदल जाएगी। विधि, ये कुंडली और नक्षत्र ये सब मानो, बहुत ताकत होती है इनमें। माय फुट। आज तक सब हैंडल किया है ना मैंने, आगे भी कर लूंगी। और कैसी माँ हो तुम, अच्छे से जानती हो कि डैनी मुझे सिर्फ पाना चाहता है, फिर भी तुम मुझे उस भेड़िए के सामने फेंक देना चाहती हो। सुषमा फटाक से जवाब देती है, अरे जैसा भी है इस भिखमंगे से तो अच्छा है ना, और शादी करने के लिए तो कह रहा है, कोई ऐसे तुम्हें अपनी वो टाइम पास थोड़े ना बना रहा है। मेरी बात सुनो, अगर अपनी लाइफ बनानी है ना तो। इतनी बात सुनते ही विधि भड़क जाती है और उसकी बात को काटते हुए कहती है, तुम्हारी बात सुनूं, लाइफ बन जाएगी मेरी, सीरियसली। एक सवाल पूछूं? सुषमा भी एकदम लड़ने के मूड में थी। हाँ हाँ पूछो, कोई कसर तो छोड़ी नहीं है तुमने अपनी मां की इंसल्ट करने में, पूछो। विधि इमोशनलेस होकर बोलती है, मेरा बाप कौन है? ये सुन सुषमा एकदम चुप हो जाती है। बस चुप? नहीं है ना जवाब? अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी का 3 आदमियों में से बाप कौन है? तुम मुझे जीना सिखाओगी? बताओ जरा, क्या हुआ था उस रात? क्यों थे वो 3 आदमी तुम्हारे कमरे में? उनके नाम क्या हैं? सुषमा को काटो तो खून नहीं। बात अब बहुत सीरियस हो चुकी थी। चुपचाप सुषमा वहां से निकल जाती है। विधि का मूड अब बहुत खराब था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुषमा को भी उसने हर्ट कर दिया था, लेकिन ये बहस तो उन दोनों के बीच कई बार हो चुकी थी। उधर सुषमा अपने कमरे में आती है, बेशर्मी से डैनी को फोन लगाती है। हेलो, हाँ डैनी बेटा, हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूं कि मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगी। तुम चुपचाप शेयर्स खरीदते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब उसके 51% शेयर्स तुम्हारे पास होंगे। अरे विधि की जिंदगी बसती है इस कंपनी में, आखिर उसके बाप की आखिरी निशानी है ना। जिस दिन ये कंपनी तुम्हारी, समझ लो विधि अपने आप तुम्हारी हो जाएगी। जहां एक तरफ सुषमा अपनी प्लानिंग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विधान शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में पहुंच चुका था। उसने पहाड़ पर बने एक मंदिर की तरफ देखा और उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठी। इस मंदिर से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थी, खास करके उसके पिताजी के साथ। आज विधान एकदम अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए उसे उस जगह की याद आई और वो उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ विधि अपने कमरे में थी और विधान के बारे में सोच रही थी। विधान के इस नए रूप में उसे एक अलग इंसान दिखा था। क्या विधान में इतना कॉन्फिडेंस था? फिर क्यों आज तक वो चुप रहा? तभी सुषमा उसके कमरे में आती है। विधि, तुम उस गधे पर भरोसा मत करो, उसको कई जन्म लग जाएंगे इतने सारे पैसे अरेंज करने में। तुम बस अब डैनी से शादी कर लो। उस गधे के कारण आज सारे गेस्ट दरवाजे से वापस चले गए। इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई हमारी।
विधि सुषमा को जानती और समझती थी। जब से उसने होश संभाला था, उसकी अपनी मां के साथ नहीं जमी थी। आज भी जिस तरह वो उसे डैनी की तरफ धकेल रही थी, विधि को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सुषमा से बदला लेना चाहती थी। आंखों में सुषमा के लिए नफरत लिए विधि सुषमा को टॉर्चर करने की नीयत से कहती है, अच्छा मां, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। मैंने आज से 25 साल पहले हुई आपकी उस पार्टी के गेस्ट लिस्ट को निकलवा लिया है। टोटल 7 लोग थे। आई गेस आपके साथ 3 लोग सोए थे, जिसमें से एक मेरे डैड थे, है ना मां? ये सुनकर सुषमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो भड़क जाती है। हाँ, 3 लोग थे मेरे कमरे में, जिसमें से एक तुम्हारे लूजर डैड, जो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड नहीं है। लेकिन विधि, अब तुम क्या करोगी जानकर कि उन दोनों आदमियों में से कौन तुम्हारा असली डैड है? सुषमा की बेशर्मी देखकर विधि को और गुस्सा आता है और वो कहती है, उस आदमी को दुनिया के सामने नंगा कर दूंगी, सबको आपकी, अपनी और उस आदमी की कहानी बताऊंगी। विधि सुषमा को परेशान कर रही थी और कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रही थी। परेशान होकर वो विधि से कहती है, विधि विधि, मैं तुमको आखिरी बार बोल रही हूं, चुपचाप डैनी से शादी कर लो, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर सुषमा वहां से निकल जाती है। इधर विधान अपने पिताजी की तस्वीर लिए पहाड़ी चढ़ के काल भैरव के मंदिर पहुंच जाता है। उसकी आंखों के सामने बचपन में अपने पापा के साथ बिताए पल उमड़ पड़ते हैं। वहां पड़े एक लावा रूपी काले पत्थर पर हाथ रखकर उसको अपने पापा की कही बात याद आती है। बेटा, ये एक दिव्य पत्थर है, ये धरती का नहीं है, अंतरिक्ष से आया है। ये कब आया, कौन लाया, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें अंतरिक्ष की शक्तियां हैं। विधान, तुमको मेडिटेशन करनी चाहिए, तुम्हारी कुंडली मेडिटेशन को सपोर्ट करती है। और अगर तुम इस मंदिर में इस पत्थर के सामने बैठकर मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें अपने अस्तित्व से जुड़े सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। अपने पिता को याद कर विधान की आंखें नम हो जाती हैं और वो उस पत्थर को अपने हाथों से छूने लगता है और छूते छूते कहता है, हे अंतरिक्ष की महान शक्तियों, मेरा उद्धार कर दो। आज मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करता हूं। कौन हूं मैं, क्यों हूं मैं, मेरा मार्गदर्शन करो। क्योंकि अगर आज मुझे मदद नहीं मिली तो शायद मैं टूट जाऊंगा। विधान की फीलिंग्स में इतनी सच्चाई और इतनी शिद्दत थी कि एकदम से विधान को अपने सर में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ और वो वहीं पर गिर गया और तड़पने लगा। फिर कुछ देर विधान का शरीर एकदम शिथिल हो जाता है। विधान अब उस पत्थर के पास बेजान सा पड़ा है और उसकी आंखें एकदम सूनी आसमान की तरफ एक टक देख रही थी। आसमान में लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे विधान की जान निकल रही हो। तभी विधान की आंखों के सामने कुछ नजारे एक फिल्म की तरह गुजरने लगते हैं। विधान को आकाश गंगा में अपने पिताजी दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए, अपना हाथ विधान की तरफ बढ़ाते हुए। विधान कोशिश करता है अपने हाथों को उठाने की, लेकिन वो हिलते भी नहीं। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, मेहनत करो विधान, ध्यान लगाओ, सृष्टि की हर शक्ति तुम्हारे भीतर है। तभी विधान को अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसकी मां की दूसरी शादी, एक ऐसा आदमी जो उसे मारता है, फिर उसे विधि दिखाई देती है, एक 10 साल की बच्ची अपने पापा का हाथ पकड़े हुए। वो उनसे बिलक बिलक कर कह रही है, पापा पापा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। लेकिन वो आदमी उसे छोड़कर चला जाता है। फिर उसे विधि कुछ 16 साल की दिखती है, अपने कमरे में अकेली बैठी हुई, हाथों में एक ब्लेड लिए हुए। विधान ये नहीं देख पाता और अपनी आंखें बंद कर लेता है और उनमें से आंसू छलक पड़ते हैं। तभी एकदम से उसके चारों तरफ हरे रंग का एक प्रकाश पुंज बन जाता है और कुछ तरंगे निकलकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। विधान के शरीर में कुछ बदलाव आ रहे थे, लेकिन
इस बात की उसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी, क्योंकि विधान अब गहरी नींद में था। वो प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और न जाने कितनी देर विधान का शरीर उसी तरह बेजान वहां पड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे ब्रह्म मुहूर्त नजदीक आता है, विधान अपनी आंखें खोलता है। वो अपने हाथ से अपना सर पकड़कर उठता है और सोचने की कोशिश करता है। उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। तभी उसको पास से गुजर रही एक ट्रेन की आवाज आती है। विधान उस आवाज की तरफ देखता है और फिर अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो सुन सकता है। विधान जल्दी से उठता है और दौड़ के पहाड़ी के उस पार जाती हुई ट्रेन को देख और साथ साथ उसकी छुक छुक आवाज सुन उसकी आंखों में पानी आ जाता है। क्या मैं सुन सकता हूं फिर से? ये क्या चमत्कार है। थैंक यू पिताजी। मुझे पता है आप ही ने ये किया है। मैं सुन सकता हूं। अब शायद मुझे नौकरी भी मिल जाएगी और मैं विधि की हेल्प कर सकता हूं। विधि का ख्याल आते ही विधान को विधि की याद आने लगती है और उसके साथ वो प्यार जो विधान विधि से करता है। वो वहीं से खुशी के मारे विधि का नाम चिल्लाता है, आई लव यू विधि। विधान की आवाज वादियों में गूंजने लगती है और पलट के उसके पास वापस आती है। विधान की खुशी का ठिकाना नहीं था, ऐसा मानो वो हवा में उड़ रहा था। उधर विधि अपने कमरे में सो रही थी। एक तरफ जहां विधान की कुंडली जागृत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ विधि की एकदम से आंख खुलती है और उसे विधान की याद सताने लगती है। वो उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है और कमरे की खिड़की से देखते हुए चांद को देखते हुए कहती है, कैसे हो विधान? कहां हो तुम? ये बोलने के बाद विधि को बड़ा अजीब लगता है। ये मुझे अचानक विधान की इतनी याद क्यों आ रही है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? विधि साइड टेबल पर पड़े अपने फोन को उठाती है और विधान के नंबर को डायल करने से पहले सोचने लगती है, लेकिन फिर वो एक कॉल लगाती है। लेकिन कॉल उसने विधान को नहीं, अपनी दोस्त संध्या को लगाया था। संध्या तभी एक डिस्को से बाहर निकल रही थी। उसने एक सेक्सी रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। फोन उठाते ही संध्या बोली, हाँ विधि, आई इतनी रात को, क्या हुआ? विधि घड़ी देखती है, सुबह के 4 बज रहे थे। हाँ संध्या, मुझे ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लो। संध्या जो विधि को अच्छे से जानती थी, तुरंत कहती है, रहने दे, मेरी याद नहीं आई तुझे, कोई और बात परेशान कर रही है ना, तू टेंशन मत ले, मैं आती हूँ। ये कहकर संध्या कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठकर खुद गाड़ी चलाने लगती है। गाड़ी उसी पहाड़ी के नीचे से गुजर रही थी जिस पहाड़ी से विधान नीचे उतर रहा था। तभी संध्या की गाड़ी तेज आवाज के साथ डिसबैलेंस होती है। संध्या अपनी गाड़ी को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी संभल नहीं रही थी। सामने बने स्क्रीन पर लाल सिग्नल भी ब्लिंक करने लगता है और उसके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखता है कैसे गाड़ी के टायर में कील लग गई थी। नीचे आते विधान को यह आवाज सुनाई देती है और उसका ध्यान उस डगमगाई गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गाड़ी पहाड़ी में जा एक तेज आवाज के साथ टकरा जाती है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के परखचे उड़ चुके थे और संध्या का जिंदा बच पाना लगभग एक चमत्कार जैसा ही था। वहीं पास एक झाड़ी के पीछे 3 नकाबपोश छिपकर बैठे ये नजारा देख रहे थे। एक आदमी फोन पर किसी से कहता है, बॉस, एक लैम्बोर्गिनी हाथ लगी है, मालदार पार्टी लगती है। फोन काट कर तीनों नकाबपोश गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। संध्या जोर से आवाज लगाती है, प्लीज प्लीज हेल्प मी। विधान को संध्या की पुकार सुनाई देती है। क्या विधान जानता है ये विधि की बेस्ट फ्रेंड संध्या है? क्या विधान संध्या को उन गुंडों से बचा पाएगा? एक्सीडेंट की आवाज आई और वो सड़क की तरफ भागा। सुबह के 4 बज रहे थे। पहाड़ के नीचे पूरा शहर अंधेरे और धुंध की दोहरी चादर लपेटे सो रहा था। पर जिस शक्ति को विधान ने अभी अपने अंदर जागृत किया था, या यूं कहें अंतरिक्ष की महाशक्तियों से उसकी दुर्दशा देखी नहीं गई और विधान में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। विधान जल्द से जल्द सड़क पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था
और उस चक्कर में विधान ने एक छलांग लगाई और वो दूर एक पत्थर पर लैंड हुआ। फिर से विधान ने एक और छलांग लगाई और इस बार लैंड करने के बाद विधान ने पीछे मुड़कर देखा। ये क्या, इतनी लंबी दूरी तय करने में शायद उसे काफी देर लग जाती। लेकिन फिर विधान समझ गया, ये हो न हो उन अंतरिक्ष की महाशक्तियों का करिश्मा है जिसने उसकी सुनने की शक्ति भी वापस लौटा दी। अब विधान सोच में पड़ गया। ऐसा करते हुए अगर उसे किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे लोग? नहीं, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर अगर भगवान किसी को कोई शक्ति देता है तो उसे गुप्त ही रहना चाहिए। यही सोचकर विधान अपनी हुडी अपने सर के ऊपर ले लेता है और सड़क की ओर देखकर कहता है, Here I come। और फिर एक लंबी छलांग लगाता है। हवा में उड़ता विधान सीधा सड़क पर लैंड करता है। वहीं दूसरी ओर विधि अपने घर के ड्राइंग रूम में सारी लाइट जलाकर बैठी संध्या का इंतजार कर रही थी। तभी वहां से सुषमा अपनी नाइटी पहने निकलती है। अरे विधि, ये कहकर वो विधि के पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ? ऐसे सुबह के 4 बजे तुम यूं क्यों जाग रही हो? सुषमा ने गुस्से में होने के बावजूद विधि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। विधि सुषमा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, सीरियसली मॉम, प्लीज एक्टिंग करना बंद करो। ये क्या तरीका है बात करने का विधि? तुम परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है? विधान अभी तक वापस नहीं आया। विधि की यह बात सुनकर सुषमा को गुस्सा आ गया और इरिटेट होकर बोली, उस गधे का नाम मत लो मेरे सामने। अच्छा खासा डैनी पैसे दे रहा था। अगर वो गधा नहीं बोलता ना तो आज तुम्हारी कंपनी बच गई होती। भगवान करे मेरी बद्दुआ लगे उसे और वो मर जाए। यूं सुषमा के मुंह से विधान के लिए बद्दुआ सुन विधि को बुरा लगा, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो जानती थी सुषमा से कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। फिर सुषमा विधि को चालाकी से पूछती है, विधि बेटा, क्या डैनी ने दोबारा कॉल किया? मां, बकवास बातें करना बंद करो। बार बार डैनी की सिफारिश करना बंद करो। डैनी ना मुझसे प्यार करता है और ना ही वो मेरी मदद करना चाहता है। वो बस हमारी सिचुएशन का फायदा उठाकर मुझे हासिल करना चाहता है, ताकि जो वो तब ना कर सका जब वो मेरा बॉयफ्रेंड था। चीट करता था मुझे। क्या कहा? उसने तुम्हें रिलेशन के दौरान चीट किया था? लेकिन क्यों? हैरान होकर सुषमा ने पूछा। क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना, मैं चाहकर भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाती। और डैनी मुझे सिर्फ हवस की नजरों से देखता है। सुषमा अचानक बहुत इंटरेस्टेड हो गई और उसने चालाकी से पूछा, तो फिर विधान के साथ तुम्हारा? विधि ने धीरे से कहा, नहीं मां, मैंने आज तक विधान की तरह कोई लड़का नहीं देखा। उसने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया। हम पिछले 1 साल से एक ही बेड पर सोते हैं, लेकिन उसने आज तक अपनी हद क्रॉस नहीं की। ये सुनकर सुषमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग शुरू हो जाती है। तभी विधि उसको देखकर कहती है, क्या सोचने लगी? लेकिन सुषमा झूठ बोलते हुए कहती है, मैं तो बस पैसों के बारे में सोच रही थी। विधि सुषमा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं कल सुबह ही बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाती हूं और उनसे इस सिचुएशन से निकलने का सॉल्यूशन पूछूंगी। शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। अभी आप सो जाओ, मैं संध्या का वेट कर रही हूं, वो मुझसे मिलने आ रही है। सुषमा तुरंत वहां से निकल जाती है और डैनी को मैसेज करती है, गुड न्यूज, कॉल मी, और अपने बेड पर लेटे मुस्कुराने लगती है। इधर लैम्बोर्गिनी की ड्राइवर सीट पर बैठी संध्या मदद की गुहार लगा रही थी। गाड़ी की हालत देख 3 नकाबपोश आदमियों में से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, कहता है, अरे अगर गाड़ी के अंदर बैठा शख्स मर गया तो पूरे फंसेंगे हम। क्या करें, भाग निकले? दूसरा नकाबपोश कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़े सारे गणित का इस्तेमाल करके योजना बनाई थी। अंदर बैठा शख्स या तो घायल हो सकता है, पर हाँ, मरेगा नहीं।
और लैम्बोर्गिनी में इतनी सेफ्टी मेजर होते हैं कि गाड़ी भले ही चकनाचूर हो जाए, अंदर बैठे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अरे चलो चलो चेक करते हैं। तीनों आदमी तुरंत ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़े और कार की खिड़की से अंदर झांकने लगे। अरे अरे बाबर, ये तो लड़की निकली। अच्छा है, फीमेल ड्राइवर, ऊपर से अमीर। अरे और क्या चाहिए बॉस, आज तो ऊपर वाले ने सुन ली। ड्राइवर सीट पर एक खूबसूरत लड़की जो लगभग 23 साल की लग रही थी, उसे देखकर उनकी नीयत डोल उठी। वाह मैडम, क्या अच्छी किस्मत पाई है। एक तो लैम्बोर्गिनी, ऊपर से हाईवे में एक्सीडेंट होता है और एक खरोंच तक नहीं आती। उन तीनों को देख संध्या अपना मोबाइल उठाने लगती है। उसका एक हाथ डिसलोकेट हो गया था और पैर कार सीट के नीचे फंसा हुआ था। वो अपना फोन दूसरे हाथ से निकाल ही रही थी कि चोरों ने कार का दरवाजा खोल दिया, संध्या का मोबाइल छीन लिया। भैया मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी कार ने एकदम से बैलेंस खो दिया। अब कार भी चलने लायक नहीं है। प्लीज क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? वो तीनों गंदी नजरों से संध्या को देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई शिकार पकड़ लिया हो। तभी एक्सीडेंट से घबराई हुई संध्या ने उन तीनों को ध्यान से देखा और वो अब समझ गई कि वो अच्छे लोग नहीं है। मरती क्या ना करती, अब वो फंस गई थी। उसने नाउम्मीदी में एक कोशिश की। भैया आप चाहे जितने पैसे चाहो मैं दे दूंगी, बस मेरी मदद कीजिए। लालच का दाव फेंकते हुए संध्या ने कहा, मदद चाहिए वो भी हमसे अरे अरे ये तो ऐसी बात हो रही है जैसे जहर से कोई जिंदगी मांगे। तुम्हारी हालत के जिम्मेवार हम ही हैं और तुम हम ही से मदद मांग रही हो। तभी दूसरा नकाबपोश बोल उठा, अरे बेवकूफी की बातें करना बंद करो, अरे इसे बेहोश करो, सारा माल जल्दी से उठाओ और निकलो यहां से। संध्या बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी और सोचने लगी कि सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। उसने खुद को एडजस्ट किया और एक स्माइल के साथ बोली, देखिए आप जो चाहते हैं मैं वो दे दूंगी, पैसा दौलत कोई भी महंगी चीज, बस प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। संध्या एक समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि ऐसे वक्त में खुद की जान बचाना सबसे जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे जा रहे हैं। चलो ठीक है, तुम हमें 10 लाख दे दो अभी के अभी और हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ मैं दे दूंगी 10 लाख, लेकिन मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। गूगल पे या फोन पे चलेगा? संध्या शांति से बोली, क्या हमारे माथे पे तुम्हें बेवकूफ लिखा नजर आ रहा है? अरे हमें पता है, जैसे ही हमने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए अपना फोन या अकाउंट नंबर तुम्हें दिया, तुम अगले ही दिन पुलिस में जाकर हमें ट्रेस करवाओगी। ये सब हम पहले झेल चुके हैं, चुपचाप कैश निकालो। बॉस ने उत्तेजित होकर कहा, हाँ तो फिर आप बताइए कैसे दूं मैं आपको पैसे? अरे अभी के लिए जितना तेरे पास है पैसा सब दे दे। मैं आपको पैसे देने से मना नहीं कर रही हूं, पर प्लीज आप मेरी मजबूरी तो समझिए। इस डिजिटल टाइम में कैश कौन कैरी करता है भला? ये सुनकर उन नकाबपोशों के बॉस का दिमाग खराब हो जाता है और वो संध्या के बाल पकड़कर कहता है, तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ छोटे, तूने सही कहा था, यह बहुत खूबसूरत है। चल अपना मेहनताना इसके शरीर से वसूल करते हैं। जाओ दोनों साइड में खड़े हो जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा। बॉस, पर आपने तो बोला था हम पैसे लेने आए हैं। आपको नहीं लगता कि पैसे लेके चुपचाप कट लेना चाहिए? अच्छा रहेगा, फालतू झंझट क्यों लेना? छोटे वाले ने डाउट में बोला। कट, इतनी रात को ऐसी हालत में एक अकेली जवान लड़की का मिलना नसीब वालों का ही होता है। अरे अपने नसीब की इज्जत करो। जा जाओ, तुम दोनों वहां जाओ और मुझे इसकी बॉडी को एंजॉय करने दो। इसके बाद तुम्हारी बारी भी आएगी, फिर तुम दोनों भी एंजॉय कर लेना। अब संध्या पहले गिड़गिड़ाई और फिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन संध्या का एक हाथ डिसलोकेट हो चुका था। वो दर्द से बेचैन और मजबूर थी। बाकी दोनों नकाबपोश वहां से निकल जाते हैं और उसका बॉस पहल करता है और संध्या की तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, ओए मेरी कोई गलती नहीं, तुम हो ही इतनी जवान और खूबसूरत।
और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। देखो भैया, प्लीज रुक जाओ। आप जो करने जा रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा क्राइम है। आपको कितने पैसे चाहिए? मैं किसी से मंगवा लेती हूँ, आपको मिल जाएंगे पैसे, प्लीज। संध्या गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हैवानियत जाग उठी थी। संध्या जोर से चिल्लाई, कोई है? प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी। संध्या की स्ट्रगल के बावजूद वो उसे बाहर खींचता है और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। बास्टर्ड, तू हट जा, प्लीज समवन हेल्प। उस आदमी ने जब संध्या का टॉप खींचा तो उसका टॉप एक तरफ से फट गया। संध्या का एक हाथ हिल ही नहीं रहा था, लेकिन वो दूसरे हाथ से उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। संध्या का शोल्डर और बैक अब नंगा था और उसकी कोमल और खूबसूरत स्किन को देखकर उस आदमी की नीयत पल दर पल और खराब होती जा रही थी। बढ़कर उसने संध्या की पीठ पर अपना मुंह रखना चाहा। तभी अचानक हवस के नदी में गोता लगा रहे उस आदमी के कंधे को किसी ने पकड़ा और इस तरह खींचा कि वो उछल गया और हवा में लहराते हुए लगभग 3 मीटर दूर ऐसे जाकर गिरा जैसे वो कोई खिलौना हो, और उसके मुंह से चीख निकल गई। संध्या ने मुड़कर देखा कि उस आदमी के आगे के 2 दांत टूट गए थे। इतनी देर में बाकी दोनों चोर भी वहां पहुंच गए और ये माजरा देखकर हैरान थे। अरे, बॉस को जिस आदमी ने खिलौने की तरह उछाल दिया, वो तो हमारी चटनी ही बना देगा। इससे पहले वो तीनों कुछ समझ पाते और करते, उनके सामने एक ब्लैक हुडी टी शर्ट और व्हाइट जीन्स में एक लड़का जो सुपर हीरो की तरह खड़ा था। उसने उन्हें घूम कर देखा। उसने अपना चेहरा हुडी के कैप से ढक रखा था, लेकिन उस अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी। ये हुडी वाला और कोई नहीं, विधान था। अपनी नई पहचान के साथ एक सुपर हीरो की तरह उसमें एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर बाकी दोनों ने पहले ही हथियार डाल दिए, पर विधान ने भागकर उन्हें पकड़ा और उनका भी वही हश्र हुआ जो अभी अभी उनके बॉस का हुआ था। टूटे हुए दांत और फटे हुए कपड़ों में वो जख्मी गीदड़ की तरह सर झुकाए खड़े थे। भड़क कर विधान ने कहा, तुम लोग जिस काम को अंजाम देने जा रहे थे, उसके लिए मैं इसी वक्त तुम तीनों को मौत की सजा दे सकता हूं, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। पर याद रहे, हर बार ऐसा नहीं होगा। यह कहकर विधान ने जैसे ही उनका कॉलर छोड़ा और बोला, चलो दीदी के पैर छुओ और माफी मांगो। तीनों ने जल्दी से संध्या के पैर छुए और दुम दबाकर ऐसे भागे जैसे शेर को देखकर लोमड़ी भागती है। ये सब संध्या के लिए एक सपने जैसा था, और फिर उस लड़के को धीरे से अपनी तरफ बढ़ता देख संध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। पास आकर वो लड़का बोला, मैम आप ठीक तो हैं? उसने अभी भी अपना चेहरा हुडी से ढक रखा था, लेकिन संध्या क्या बोलती? ये लड़का तो उसके लिए एक मसीहा बनकर आया था। क्या विधान का चेहरा संध्या देख लेगी? क्या संध्या नकाबपोश के प्यार में गिरफ्तार हो जाएगी? जिंदगी इतनी ही अजीब तो होती है, कब कहां न जाने कौन मिल जाए और आपकी जिंदगी को इस तरह प्रभावित कर दे कि आप उसे कभी भूल नहीं पाते। संध्या के पास सब कुछ था, लेकिन प्यार नहीं। अपना सारा दर्द भूलकर संध्या अपने चेहरे पर एक खुशी और राहत भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। संध्या को याद नहीं रहा कि उसका हाथ डिसलोकेटेड है और वो अपना हाथ बढ़ाने लगी और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। तुरंत विधान ने फिर से उसकी मदद की। अरे, आपका तो हाथ डिसलोकेट हो गया है, बिल्कुल भी मत हिलिए प्लीज। ये कहकर वो उसके हाथों को ठीक करने में लग गया। अब विधान संध्या के एकदम करीब था। संध्या वैसे भी इस अजनबी सुपर हीरो से अट्रैक्टेड थी, ऊपर से उसके साथ ये नजदीकियां, उसके जिस्म से आती हुई उसकी खुशबू संध्या को उसकी तरफ खींच रही थी। झुककर संध्या ने उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाई। उसने संध्या का हाथ अपने हाथों में लिया और कुछ देर हाथ को लूज करने के बाद अचानक से मोड़ दिया। संध्या ने दर्द के आवेश में उस आदमी के कंधे पर काट लिया, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया।
ऐसा लगा मानो संध्या के काटने का उस नौजवान पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी शांति से बोला, हो गया, अब आप अपने हाथ को हिलाकर चेक कर लो। चेहरे पर माफी का भाव लिए संध्या ने कहा, सॉरी, वो एकदम से दर्द हुआ तो खुद को रोक नहीं पाई। और फिर उसने अपना हाथ उठाकर हिलाने की कोशिश की। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, इट्स रियली ग्रेट। इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, बस आगे से जब ऐसे अकेले निकलो तो वक्त का ध्यान रहे और लोगों का। हर जगह आप सेफ नहीं। संध्या गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका बहुत मन कर रहा था उस आदमी की हुडी को हटाकर देखे कि आखिर ये जेंटलमैन है कौन, उसका हाथ चूम ले और बार बार उसको ये एहसास दिला दे कि आज जो उसने संध्या के लिए किया, आज से पहले किसी ने नहीं किया। इस वक्त जेंटलमैन भी संध्या की नजरों में उस इंसान के लिए छोटा शब्द था। उसे तो वो कोई इंसानी भेष में देवता या सुपर हीरो मालूम हो रहा था। क्या सही में अब भी ऐसे लड़के इस दुनिया में मौजूद हैं जो किसी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इतना ख्याल रखें? लड़कियों को प्रोटेक्टिव मर्द बहुत पसंद आते हैं। संध्या सोचने लगी, क्या उसका इस अजनबी के साथ कोई चांस हो सकता है? ऐसा आदमी क्या सिंगल होगा? लाइफ में शायद पहली बार संध्या किसी के लिए इतना आकर्षण महसूस कर रही थी, वरना उसने एक्सपीरियंस से तो यही सीखा था कि प्यार से और रिलेशनशिप से कभी भी इतनी उम्मीद मत रखो। जैसा तुम सोचते हो उतना केयर और प्यार तुम्हें नहीं मिलेगा। जितना हो सके उससे दूर सिंगल रहना ही अच्छा है। और इन सारे एक्सपीरियंसेस में सबसे अव्वल दर्जे की सीख तो उसे अपने सबसे करीबी दोस्त विधि और उसके हस्बैंड को देखकर मिली थी। उनकी मिसमैचिंग देख के तो उसने जिंदगी भर सिंगल रहने का फैसला ले लिया था। पर आज उसके सामने खड़ा ये इंसान जैसे उसके पास्ट के सारे अनुभवों और मान्यताओं को पूरी तरह गलत साबित करता मालूम दे रहा था। काश विधि को भी ऐसा ही कोई मिला होता। इसमें कोई अलग सी बात है। ऐसा लग रहा था कि संध्या को पहली नजर वाला प्यार हो गया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारा नाम क्या है? और तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया है और मुझसे यूं नजरें क्यों चुरा रहे हो? संध्या से रहा नहीं गया और आखिर उसने पूछ ही लिया। वो इस इंसान का चेहरा देखने के लिए इतना बेचैन थी जितना पहली बार लड़की की मुंह दिखाई के वक्त शादी के लिए आतुर लड़का होता है। मैं बहुत ही बुरा दिखता हूँ, चेहरे में दाग भी हैं और मैं मेरी बदसूरती दिखाकर तुम्हें डराना नहीं चाहता। उसने तुरंत उसके सवाल का जवाब दिया। व्हाट? मतलब कुछ भी? मैं तो क्या, इस दुनिया में कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि सीरत से इतना अच्छा आदमी सूरत से खराब हो सकता है। संध्या ने नकारते हुए कहा। तुम्हारी कार खराब हो गई है तो अब तुम घर कैसे जाओगी? उस आदमी ने बात पलटने के मकसद से पूछा। मैं दूसरी कार मंगवाती हूँ, संध्या ने कहा और फिर से जिज्ञासापूर्ण उन्हीं ख्यालों में खो गई। कौन है ये? कहां से आया है? कोई सुपरनैचुरल पावर तो नहीं? शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूं। तभी उसने उस आदमी को उसकी गाड़ी को रोड पर साइड करने की कोशिश करते हुए देखा। पहले तो संध्या ने सोचा कि इस कोशिश का कोई मतलब नहीं। वो अकेला इतनी बड़ी गाड़ी कैसे हटाएगा और उसे रास्ते पर वापस लाना हो ही नहीं सकता। पर जो उसने देखा उसने उसके आश्चर्य की सारी हदें पार कर दी। उसकी कार धीरे धीरे खिसक कर कुछ ही देर में मेटल रोड से कच्ची मिट्टी के रास्ते पर आ गई। संध्या का मुंह खुला का खुला रह गया। ये आदमी है या भूत? अब मैं चलता हूं, दूसरी गाड़ी आने तक तुम गाड़ी में ही बैठो और अपनी डिसलोकेटेड हाथ में दवाई लगाना और पैर में भी। 3 दिनों में तुम बेहतर महसूस करोगी। इतना कहकर अपनी जेब से एक पेन और पेपर निकालकर उसने कुछ दवाओं के नाम लिखकर संध्या को दे दिए। क्या तुम इसी शहर में रहते हो? तुम भी कैसे जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। उसने वो पर्ची ले ली पर फिर भी थोड़ा डर के उससे पूछा। वो तो अब भी उसे भूत ही मान रही थी। नहीं, मैं पास ही में रहता हूं। ये सुनकर उसका दिल अब जोरों से धड़कने लगा क्योंकि
जब उसने पहाड़ी के आसपास देखा तो वहां सिर्फ घना जंगल पसरा हुआ था, न लाइट्स थी और ना ही कोई घर। यहां तक कि इंसान तो इंसान, किसी जिंदा जीव के होने पर भी शक मालूम पड़ता था। सब सुनसान था। अब संध्या को इस बात पर पूरी तरह यकीन हो चला था कि यह जरूर किसी सुपरनैचुरल नॉवल का कोई किरदार है। इतना सोचते ही एक अजीब सी सिहरन उसकी नब्ज में दौड़ गई और उसने जल्दी से गाड़ी में बैठना सेफ समझा। ठीक है, मैं तुमको अब और परेशान नहीं करूंगी। हाँ, मैं निकलती हूँ। मुझे बचाने के लिए सच में शुक्रिया। अगर तुम्हें कभी कोई मदद की जरूरत हो तो मेरी जान बचाने के एहसान को मैं सच में उतारना चाहूंगी। संध्या का मकसद इस वक्त इस रहस्यमयी आदमी के चंगुल से बच किसी तरह यहां से निकलना था। वो उसे बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहती थी और उसने ये फैसला किया कि कल सुबह सबसे पहले वो किसी तांत्रिक के पास जाकर कुछ टोटके करवाएगी, जिससे ये भूतनुमा शख्स वापस उससे ना मिले। सुनिए संध्या, क्या आप सही में मेरी मदद करना चाहती हैं? उस आदमी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। संध्या घबरा गई। पता नहीं इसकी मांग क्या होगी। कहीं ये ऐसा ना कह दे मेरे साथ यहां रह जाओ, मैं बहुत अकेला हूं, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ, बोलो ना कि क्या चाहिए तुम्हें? 8 करोड़। आपके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप तो तुरंत इतना कमा सकती हैं। आपकी लैम्बोर्गिनी देखकर तो ये बात साफ जाहिर है, उस आदमी ने कॉन्फिडेंस से कहा। संध्या की सांस में सांस आई और साथ ही इस बात का भी ख्याल आया कि ये इंसान है तो आगे मेरी और इसकी बात भी बन सकती है। उसके चेहरे पर खुशी भरी एक स्माइल आ गई और उसने आगे कहा, बस इतनी सी बात? हाँ, जैसा कि तुमने कहा मेरे लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, पर ये बहुत छोटा अमाउंट भी नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दो पापा से पूछने के लिए। एक बार पापा ने हाँ कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगी। कोई बात नहीं, आप बस 2 दिन में ये अमाउंट वर्मा फार्मास्यूटिकल के पास वाले टावर में पहुंचा देना, बहुत मेहरबानी होगी। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। संध्या ने फुसफुसाया, वर्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी? ये तो विधि की कंपनी है। जब उसने फिर से उस आदमी की तरफ देखा तो अभी भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। संध्या बहुत ही कंफ्यूज थी। इससे पहले वो कुछ और देखे, बोले या पूछे, वो हवा में हाथ हिलाता हुआ आगे अंधेरे में कहीं खो गया। थोड़ी ही देर में संध्या का ड्राइवर भी गाड़ी लेकर आ चुका था। उस रहस्यमयी आदमी ने अंधेरे में अपना मास्क उतारा और खुद से कहा, विधि, मैं विधान वही करूंगा जो कहा है। मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी बंद नहीं होने दूंगा। और फिर वो हल्की सी स्माइल करने लगा। भले ही संध्या तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मुझे पता है तुम कभी भी उससे पैसे नहीं लोगी। वहीं संध्या ड्राइवर को एक्सीडेंट हुए लैम्बोर्गिनी के पास उसको ठीक कराने के लिए छोड़कर खुद जितना हो सके उतनी तेज गाड़ी चलाकर वहां से निकल गई। वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। इतनी तेज गाड़ी उसने आज तक नहीं चलाई थी। वो चलती गई और तभी उसे एक लाइट दिखी जो इस बात का संकेत था कि वो सिटी के अंदर आ चुकी है। उसने तुरंत ब्रेक लगाए, अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करी और फाइनली चैन की सांस ली। आज की रात सचमुच बहुत ही अजीब थी। वो सब एक साथ हुआ जो आज तक उसकी लाइफ में कभी नहीं हुआ। पहले तो उसकी कार का एक्सीडेंट, फिर चोर चोरी करने आ गए और फिर उसका फायदा उठाने लगे और फिर तुरंत एक अजीब इंसान उसे बचाने भी आ गया। तभी संध्या को कुछ एहसास हुआ और उसने ब्रेक लगा दी। गाड़ी तेज आवाज से रुकी। संध्या? उससे मेरा नाम कैसे पता था? और उसने ये भी कहा कि उसे 8 करोड़ चाहिए। संध्या सोच में पड़ गई कि अब वो वर्मा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जाएगी और देखेगी आखिर वो है कौन। बहरहाल वो कोई भूत नहीं है। इस इकलौते ख्याल ने इस रात के साथ उसकी सारी शिकायतों को भुला दिया। हाँ, मुझे अपना प्यार मिल गया। आई एम इन लव। उसने पूरी जान लगाकर हवा में चिल्लाया, जैसे इस दुनिया के सारे जीवित और निर्जीव चीजों को ऐलान कर इसे एक आवाज में ही बता देना चाहती हो। वो जैसे अब हवाओं में उड़ रही थी और सिर्फ अब मिस्ट्री मैन के बारे में ही सोच रही थी। जल्दबाजी में उसने अपना फोन ढूंढा और उसने तुरंत विधि को कॉल लगाया। हे विधि, सॉरी यार,
मुझे आने में लेट हो गया। विधि मेरी जान, तू बिलीव नहीं करेगी कि मैं अभी कहाँ हूं और मेरे साथ आज क्या हुआ। संध्या विधि को बहुत ही इंटरेस्ट से फोन पर बातें बता रही थी। मैं अभी हाईवे से सिटी में आई हूं और जैसे ही मैं सिटी में घुसने वाली थी मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कार एक्सीडेंट? कब? कैसे? वही मैं सोचूं कि आने में इतनी देर क्यों लग रही है। तू ठीक तो है? तू भी ना बिल्कुल पागल है। अरे अगर ठीक नहीं होती तो तुझे कॉल कैसे करती। तू बस सुन, मैं जो बता रही हूं, बीच में टोक कर मेरा फ्लो मत तोड़ प्लीज। तो मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ और फिर कुछ चोर भी आ गए। संध्या ने जो भी हुआ सब बताया और लास्ट में कहा, मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। आई एम इन लव विधि, आई एम इन गॉड डैम लव। इसके बाद कल मिलने आने का वादा करके संध्या ने फोन काट दिया। संध्या की लव एट फर्स्ट साइट की कहानी सुनकर विधि को विधान के साथ हुई वो पहली मीटिंग याद आ गई, जब विधान उसे पहली ही नजर में पसंद आ गया था। पर उसके साथ लास्ट 1 साल में हुए व्यवहार पर आज उसे बहुत दुख हो रहा था। दूसरे तो छोड़ो, काम के भागदौड़ में खुद विधि ने उसकी और उसके जज्बातों की कभी कोई कदर नहीं की थी। इतना सब सोचते हुए आंखों में आंसू ले विधि उठी और वहीं लेट गई जहां विधान सोता था। रात भर बह रहे इन आंसुओं में विधान से जुड़े उसके मन के सारे मैल धुल गए। अब क्या होगा जब विधि की बेस्ट फ्रेंड संध्या को पता चलेगा कि असल में वो लड़का कौन था? क्या फिर भी वो पैसे देगी? और विधि का अपने पति के लिए किया गया पहला कदम क्या होगा?